Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is Old NCRT Class 8, and today we're going to discuss fifth chapter, and the name of the chapter is Revolt Against the British Rule. So after completing this chapter, इस chapter को complete करने के बाद आप इस position में होंगे कि आप ये सारे questions को answer कर पाए 1 to that is 10. These are quite important questions और काफ़ी basic है कि जो history optional को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ओके, स्टार्ट करते हैं कि जो ब्रिटिश जो थी और ब्रिटिश जो इंडिया था उसने अपना कंप्लीट कर दिया था कॉन्क्वेस्ट बाय द टाइम 1856। बट ये जो जर्नी थी कि यहाँ पे जो कॉन्क्वेस्ट था, जो टेरिटरीज को कॉन्क्वेस्ट करना था या जो उसका एक्सपेंशन था, ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ नहीं था और इसमें काफ़ी रिवॉल्ट एंड रेबिलियंस हमको देखने को मिलते हैं। टाइम टू टाइम रिवॉल्ट्स एंड रेबिलियंस, क्योंकि ये एक्सप्लॉयटेशंस के अगेंस्ट में और ये ऑपरेशन के अगेंस्ट में और सप्रेशन के अगेंस्ट में हमको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अर्लियर रिवॉल्ट की। तो वाई इट इज़ बिकॉज ये जो एक्सपेंशन था इसने एंटागोनाइज किया था रूलर को, जिनकी टेरिटरीज को कैप्चर कर रहे हैं आप, नोबल्स को, और साथ ही साथ जो डिस्पेंडेंट सोल्जर्स, जो कि एक एरिया में अगर आप उसको एक्सपेंशन कर रहे हैं और उस एरिया को कैप्चर कर रहे हैं तो वो जो रूलर था उसके अंडर में जितने भी सोल्जर्स थे वो सारे सोल्जर्स डिस्पेंडेंट सोल्जर्स कहलाएंगे। वेरियस इनके इंस्ट्रूमेंट थे सच एज सब्सिडरी अलाइंस, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और साथ ही साथ पीपल्स की बात करें, कॉमन पीपल्स की बात करें, तो यहाँ पे जो लेबरर्स थे और जो क्राफ्ट्समैन थे, इट इज़ बिकॉज ऑफ इनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी, और ये जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी सिंपली एक ही मोटिव पे थी, दैट इज़ द प्रॉफिट मोटिव। और यहाँ पे ब्रिटिश का इंटरेस्ट सर्व होना चाहिए और बाकी सबका इंटरेस्ट हो या ना हो उससे उन्हें कोई मतलब नहीं था। साथ ही साथ स्कॉलर्स का भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था। जो स्कॉलर्स थे, एजुकेशन स्कॉलर्स थे या फिर जो कल्चरल थे या फिर जो एक तरीके से आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड थे, बिकॉज अर्लियर उनको नोबल्स के अंडर में ग्रांट मिलती थी और उससे उनका लाइवलीहुड चलता था। लेकिन अब जब रूलर ही नहीं है तो उनको ना कोई ग्रांट मिलेगी और ना ही उनका जो लाइवलीहुड है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा अंडर देयर कंट्रोल। तो इतने सारे लोगों को उन्होंने एंटागोनाइज किया था अपनी पॉलिसी से। इनिशियल पीरियड में अगर हम देखें जो ब्रिटिश रूल है उसको कंसिडर किया जाता है वॉज वन ऑफ द नेकेड प्लंडर एंड दिस वॉज फॉलोड बाय द नेक्स्ट। अगर हम बात करें स्टैब्लिश ऑफ द रेगुलर सिस्टम्स जहाँ पे ऑपरेशन और एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो पीजेंट्स हैं काफ़ी ज़्यादा सफ़र हुए थे, इट इज़ बिकॉज काफ़ी उनकी जो डिमांड्स थी लैंड रेवेन्यू की काफ़ी ज़्यादा थी और समटाइम्स ये भी हो जाता था कि वो इतनी डिमांड हो जाती थी कि वो उसको फुलफिल भी नहीं कर पाते थे। तो इसका क्या हो जाता था, डिस्पोजेशंस, बिकॉज ये था अगर आप लैंड रेवेन्यू नहीं कर पाए तो जो ज़मींदार है उसके पास इतनी अथॉरिटी होती थी कि वो आपको आपकी लैंड से एविक्ट कर दे। नेक्स्ट, ट्राइबल पीपल्स जो थे उनका भी यही फेट, स्लोली एंड ग्रेजुअली जब तक जो सेंट्रल जो लैंड्स थी उनको कैप्चर करने के बाद जो ब्रिटिशर्स थे वो ट्राइबल्स की तरफ बढ़े और जो फॉरेस्ट की तरफ बढ़े। ओके, ड्यू टू वेरियस अदर फैक्टर्स ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो यहाँ पे जो पीजर्स हैं और जो ट्राइबल पीपल्स हैं उनके साथ भी यही विटनेस हुआ। नेक्स्ट, रिवॉल्ट फ्रॉम दी 1765 टू 1856 में कुछ रिवॉल्ट्स देख लेते हैं। अब ये जो रिवॉल्ट्स थे ये किन के थ्रू थे, जो कि सबसे ज़्यादा सप्रेस हुए थे, जितने सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन फेस किया था, वो थे हमारे पीजेंट्स और ट्राइबल पीपल्स। बिकॉज ड्यू टू द डिस्पोजिशन बाय द रूलर्स एंड जमींदार्स अलॉन्ग विद द चीफ्स, इनको डिस्पोजेस कर दिया था आइदर रूलर ने, किसी जमींदार ने, या फिर किसी चीफ ने। म्यूटनीज ऑफ सिपॉइज ऑफ द कंपनी आर्मी जो थी उसने भी ज्वाइन किया था डिसबेंडेंट सोल्जर्स। तो इस तरीके से ये जो रिवॉल्ट्स थे लोकलाइज इन नेचर्स थे और सबसे ज़्यादा उस सेक्शन से आ रहे थे जो सबसे ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्टेड है बाय द पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश। फर्स्ट देख लेते हैं सन्यासी रिवॉल्ट। ये ईस्टर्न इंडिया में हुआ था मोस्टली, यहाँ पे रेबिलियन नेचर था और का इसमें जो पीजेंट्स थे काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। समटाइम्स 50,000 लोग इसमें ऐड हो जाते हैं इस रिवॉल्ट में। और ये जो फाइनली ब्रिटिश है उसको 30 ईयर्स रखते हैं ताकि वो एंड कर पाए इस रिवॉल्ट को। तो ये 30 लॉन्ग ईयर तक कंटिन्यू रिवॉल्ट चलता रहा था अगेंस्ट द ब्रिटिश। नेक्स्ट, समटाइम्स ये जो रिवॉल्ट है इट वॉज लेड बाय द लीडर ऑफ द रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। सो थ्रू आउट अगर हम देखें तो वेरियस रिवॉल्ट्स जनरेट हुए हैं अगेंस्ट द ब्रिटिश। और यहाँ पे जो रिलीजियस रिफॉर्म्स जो लीडर्स थे और जो रिलीजियस लीडर थे उन्होंने खुद
एक तरीके से लीड किया है इस तरीके के रिफॉर्म्स। आपको एग्जाम्पल है, यस एग्जाम्पल है दी फरेजीज फॉलोअर्स ऑफ द मुस्लिम रिलीजियस मूवमेंट, जो एक तरीके से फरेजी मूवमेंट है वो कौन थे, मुस्लिम रिलीजियस मूवमेंट्स के जो फॉलोअर्स थे अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ द पीजेंट्स बाय द जमींदार्स एट द हैंड ऑफ द जमींदार्स और द ब्रिटिश, उनके अगेंस्ट में था। तो ये ऑल दो वेरी फ्यू इंफॉर्मेशन है बट क्वाइट इंपॉर्टेंट, जिस तरीके से एनसीईआरटी में दे रखी है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपको पढ़ने के लिए। और ये इमेजिन करिए आप क्लास 8 की एनसीईआरटी है, उसमें इतना कंटेंट दे रखा है जो कि हम स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रम बुक्स में पढ़ते हैं या फिर कोई और हिस्ट्री बुक में पढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्राइबल रिवॉर्ड्स की हम बात करें, बिकॉज ट्राइबल पीपल्स जो थे वो भी काफ़ी ज़्यादा वर्स सफर हुए थे। तो यहाँ पे बिल्स इन मध्य प्रदेश एंड द महाराष्ट्र ये रीजन है। नेक्स्ट जो कोल्स थे वो बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा रीजन में काफ़ी थे। गोंड्स एंड कोन जो थे वो उड़ीसा में रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था। कोल्स अगेन इन महाराष्ट्र, मेर इन राजस्थान, संथल जो था इन बंगाल एंड बिहार एरियाज में। तो ये कुछ ट्राइबल रिवॉल्ट्स थे। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो जाती है तो इफ पॉसिबल अगर जहाँ पे आपने फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लिख रखी हो इस रिवॉल्ट से रिलेटेड तो आप उसमें ऐड कर ले और नहीं तो फर्दर नोट इट डाउन कर ले। नेक्स्ट बात करें रिवॉल्ट्स बाय द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। इस रीजन में नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में रीजन में हम बात करें तो यहाँ पे जो खासी एरिया जो आ जाता है मेघालय में है, वहाँ पे उतिराज सिंह ने स्टार्ट किया था रिवॉल्ट। साथ ही साथ सम ऑफ द रिवॉल्ट्स आर प्रोलॉन्ग्स, काफ़ी लॉन्ग टाइम पीरियड तक चले थे। एग्जाम्पल भिल रिवॉल्ट जो था 1817 में स्टार्ट हुआ था और 1831 तक कंटिन्यू रहा था। और सिंपली इस तरीके से देखें तो ऐसा नहीं था कि ये जो रिवॉल्ट है इसका जो ड्यूरेशन था शॉर्ट था, नहीं, अगर एक बार ये स्टार्ट हुआ तो इसको कॉन्टिन्यूसली कंटिन्यू करने की बात करी गई थी जब तक उनके जो अचीव्ड एक तरीके से जो गोल्स हैं वो फुलफिल ना हो पाए। नेक्स्ट सदर्न इंडिया में बात करें फ्रॉम 1795 टू 1805 जो रिवॉल्ट था वो विटनेस था। और यहाँ पे किसने किया था, इट वॉज लेड बाय द जमींदार्स एंड द पॉलीगार्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लीडर्स अगर हम इसके बात करें कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट लीडर्स थे यहाँ पे इस रिवॉल्ट में, तो मुरुद्दु पांड्यन, कटाबोमन एंड द साइक राजा, ये कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स थे जिन्होंने इसको लीड किया था और इनके अंडर लीडरशिप में इस रिवॉल्ट को कंटिन्यू रखा गया था। रिवॉल्ट बाय जमींदार्स एंड चीफ इन मेनी अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। लेकिन अगर हम एक बात करें तो यहाँ पे ये जो रिवॉर्ड्स थे ये लोकलाइज थे और बेसिकली काफ़ी इजी टू सप्रेस थे। इट इज़ इनका जो रीच था वो क्वाइट लिमिटेड था, जो ब्रिटिशर्स थे उनको काफ़ी इजीली सप्रेस कर देते थे। दूसरा ये रीज़न था यहाँ पे ये आउटडेटेड टेक्निक्स यूज़ करते थे और जो ब्रिटिश थे उनके पास एक तरीके से एडवांस टेक्निक होती थी विद रेफरेंस टू दी मिलिट्री टेक्नोलॉजी। In that way it can easily suppress mutinies by the sepoys of the company's army। अगर हम देखें तो mutinies अब ये कौन से sepoys ने स्टार्ट किया था रिवॉल्ट, अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज एक तरीके से आर्मी जो है उसको अर्लियर हम पढ़ चुके हैं कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बेडरॉक माना जाता था, एक फाउंडेशन माना जाता था जिसके थ्रू जो ब्रिटिश थी उसने हेल्प किया था अपने एक्सपेंशन में और इस्टेब्लिश करने में ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये जो थी बेल्योर म्यूटिनी इन द ईयर 1806 और बैरकपुर म्यूटनी इन द ईयर 1824। कभी कभी डायरेक्टली एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि बताइए सबसे पहले जो सिपॉइज मूवमेंट था कंपनी के अंडर में वो कौन सा था। तो करेक्ट आंसर इज बेल्योर म्यूटनी 1806, बैरकपुर म्यूटनी इन द ईयर 1824। कैसे याद रख सकते हैं आपको, ये जो डिजिट है 6 6 4 जा 24, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि 6 की टेबल में ही आएगा। तो वेल्लोर म्यूटनी 1806 में, बैरकपुर म्यूटनी 1824 में। अब अगर ये रिवॉल्ट हुआ है तो इसके कुछ सॉलिड रीजन भी होंगे। हाँ, रीजन की बात करते हैं। आफ्टर द डेथ एंड डिफीट ऑफ द टीपू सुल्तान, इनके जो सन थे उनको सेटल कर दिया गया था बाय ब्रिटिश ने इन वेलोर जस्ट फॉर नेम से, ताकि कोई और रिसेंटमेंट ना आए। इनका जो प्रेजेंस था वेलोर में सिंपली एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था टू के सिपाहीज के लिए जो कि स्टेशन थे और जो अंडर टीपू सुल्तान को काफ़ी इंपॉर्टेंट अपना रोल मॉडल मानते थे। ये जो म्यूटनी थी इसको फाइनली सप्रेस किया था बाय ट्रूप्स एंड बाय द आर्कॉट और यहाँ पे 350 सिपाहीज किल्ड हुए थे और 500 को एज अ प्रिजनर लेके आया गया था। 117 सोल्जर्स भी किल्ड हुए थे इन दिस म्यूटनी में। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये जो रीजंस थे ये क्यों थे, इन ऑर्डर टू रीस्टोर दी ओल्ड सिस्टम्स, जो कि टीपू सुल्तान के अंडर में उनको काफ़ी ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट लीडर मानते थे और
ब्रिटिश ने एक तरीके से फॉर्जरी करके टीपू को हराया था इन दैट वे में। म्यूटनी एट दी बराकपुर की अगर हम बात करें, यहाँ पे 47 थी नेटिव इन्फेंट्री, इस म्यूटनी को काफ़ी ज़्यादा ब्रूटली तरीके से सप्रेस किया गया था और हंड्रेड्स ऑफ सिपाही जो थे इनको यहाँ पे सेंटेंस टू डेथ दिया गया था। इट इज़ बिकॉज इन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट में जो था रिवॉल्ट को लेड किया था। नेक्स्ट आ जाता है वहाबीज मूवमेंट। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट इज़ बिकॉज इसके जो फाउंडर थे और सॉरी इनके जो लीडर थे सैयद अहमद बरेली। जो वहाबीज थे इनका लार्ज फॉलोइंग थी अमंग दी पीजेंट्स और क्राफ्ट्समैन, स्पेशली ये जो बंगाल एंड बिहार का रीजन था। साथ ही साथ ये अर्ज करते थे पीपल से कि ज्वाइन करें होली वॉर, ओके, इन ऑर्डर टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश रूल। अब ये जो एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज़ थी वहाबी की, ये कंटिन्यू रही थी फ्रॉम द 1830 जब से स्टार्ट हुआ था एंड आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो अगेन यहाँ पे एक प्रोलॉन्ग्ड वॉर हमको देखने को मिलती है और रिवॉल्ट देखने को मिलता है। ऑल्दो थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश करते हैं। ऑल्दो रिवॉल्ट्स विटनेस इन द मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया बट इट डिडंट टेक मे एनी सिग्निफिकेंट डेंट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। कि जो रिवॉल्ट्स हो रहे थे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में, इवन प्रोलॉन्ग भी थे, लेकिन अगर हम देखें इसका जो इम्पैक्ट था ब्रिटिश गवर्नमेंट में वो काफ़ी सिग्निफिकेंट नहीं था और बहुत ही ज़्यादा स्मॉल था, मीगर था, नेग्लिजिबल था। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ये लोकलाइज थे, इनका जो रीच था वो लोकलाइज था। लेकिन फोरसाइटेडनेस की इन्होंने रिवॉल्ट तो लेट कर दिया, लेकिन करना क्या चाहते थे उसके बाद में अगर ये जीत जाते तो उसका भी कोई भी कन्फर्मेशंस नहीं था। ड्यू टू विच यही रीज़न के चक्कर में जो ये ईजिली सप्रेस हो जाता था बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। हाउएवर अगर हम बात करें डिस्टेंट और डिसकंटेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, ये कंटिन्यू टू ग्रो और फाइनली जो ग्रेट रिवॉल्ट देखने को मिलता है हमको, माइटी रिवॉल्ट देखने को मिलता है इन द ईयर 1857। बिकॉज एक्सप्लॉयटेशन की, सप्रेशन की, डिप्रेशंस की ये सिचुएशंस इतनी एक्सट्रीम हो जाती हैं कि उसको बर्स्ट होता है फाइनली इन द फॉर्म ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो फाइनली बात करते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857 की। कब स्टार्ट हुआ था? ऑन द 10 मई 1857। कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? दैट इज द मेरठ। किसने स्टार्ट किया था? विद द म्यूटिनी ऑफ इंडियन सोल्जर्स और द सिपाहीज। अब ये जो सिपाहीज थे नेक्स्ट डे बेसिकली दिल्ली को मार्च कर दिया गया था इन्होंने और वहाँ पे सोल्जर्स को ज्वाइन किया था उन्होंने जो कि दिल्ली पे स्टेशन थे। द सिटी ऑफ दिल्ली passed into the hands and the 80-year-old Mughal emperor बहादुर शाह जफर was proclaimed the emperor of India। उनको कंसिडर कर दिया गया था जो ओल्ड मुगल एम्पर थे बहादुर शाह जफर को कि रिस्टोर करने के लिए सिंपली उनके अंडर में रूल। इसका रिजल्ट क्या हुआ? इस रिजल्ट ऑफ लॉन्ग अनरेस्ट फाइनली कल्मिनेट हुआ ये ग्रेट रिवॉल्ट में 1857 में और ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैला और इसने लार्ज पार्ट ऑफ कंट्री को कवर किया। ये जो रिवॉल्ट था 1857 का, ये मोस्ट वाइड स्प्रेड चैलेंज था ब्रिटिश रूल के लिए। बिकॉज अर्लियर जो रिवॉल्ट थे वो हम क्या देख रहे हैं कि वो लोकलाइज थे, लेकिन इस टाइम पे यहाँ पे जो इसकी रिवॉल्ट की जो रीच थी ये काफ़ी ज़्यादा थी और कवर कर रही थी मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया। नेक्स्ट, व्हाई द रिवॉल्ट ऑफ 1857 was considered as an unprecedented in the Indian history। अब ये क्वेश्चन के फॉर्मेट में है, इस टॉपिक को देख लेते हैं। क्यों? इट इज़ बिकॉज यहाँ इसने ब्रॉड किया बेसिकली सोल्जर्स जो कि डिफरेंट रीजन से बिलोंग करते थे, वेरियस रूलर्स को भी एंड चीफ्स ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स एंड प्रिंसिपैलिटीज, ताकि वो फाइट कर पाए अगेंस्ट द कॉमन एनिमी और कॉमन एम, ओवरथ्रोइंग द ब्रिटिश रूल। बिकॉज अर्लियर जो रिवॉल्ट थे वो लोकलाइज थे और ड्यू टू विच जो ब्रिटिश थे उसको ईजिली सप्रेस कर देते थे, लेकिन अब जो रिवॉल्ट हैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स और मैनी पार्ट ऑफ द कंट्री को इंक्लूड किया जा रहा है। वेरियस रूलर्स, वेरियस प्रिंसिपैलिटीज एक साथ आके अगेंस्ट द कॉमन एनिमी फाइट कर रहे हैं। मैनी अदर सेक्शंस की हम बात करें जो कि ब्रिटिश के अंदर में काफ़ी ज़्यादा सप्रेस हुए थे, वो थे लैंडलॉर्ड, पीजेंट्स, आर्टिशंस, स्कॉलर्स। उन्होंने भी इस रिवॉल्ट को ज्वाइन किया, मेकिंग द कॉमन कॉज विद द रूलर्स, चीफ एंड द सोल्जर्स। एंड बिकॉज ऑफ द वाइड स्प्रेड and the popular nature of the revolt, some considered was the India's first war of the independence। So that is why ये जो था क्वेश्चन को हमने टैकल करने की कोशिश करी कि why it was wide spread। नेक्स्ट, डिसकंटेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। अब ये जो डिसकंटेंट था इसके क्या क्या रीजन से देख लेते हैं।
ड्यू टू वाइड स्प्रेड डिसकंटेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिसीज, इनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ओल्ड रूलिंग सेक्शंस, जो कि इन्होंने सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स के थ्रू इन्होंने डिस्प्लेस किया था ओल्ड रूलर्स को। सब्सिडरी अलायंस की बात कर लें तो यहाँ पे सिंध एरिया, पंजाब, अवध, उनको एनेक्स किया गया था। नेक्स्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स जो थी बाय डलहौजी, इसने फर्दर डिसकंटेंट को ऐड किया बिकॉज इसने जो एनेक्सेशन था एक्सट्रीम लेवल पे किया था। इन 1854 यहाँ पे जो झांसी थी उसको एनेक्स किया गया था व्हेन लॉर्ड डलहौजी रिफ्यूज कर दिया था बिकॉज उन्होंने रिकॉग्नाइज करना कि यहाँ पे जो अडॉप्टेड सन था डिसीज राजा एज ए सक्सेसर। What is doctrine of lapse? We already discussed. Subsidiary alliance already discussed in the last lectures. Earlier 1850 की बात करें, when पेशवा बाजीराव सेकंड died, his adopted son नाना साहिब जो थे इनको भी रिफ्यूज कर दिया गया था बेसिकली पेंशन देने के लिए, और जो पेशवा था उनको पेंशनशिप नहीं मिली थी। नेक्स्ट बात करें, जो मुगल एम्परर थे was told that his successors would not be regarded as a king after death of करंट मुगल एम्पर। रिजल्ट क्या हुआ इसका? एक्सट्रीम अनरेस्ट जनरेट हुआ अमंग्स द रूलिंग फैमिलीज बेसिकली हु हैड लॉस्ट देयर पावर, बिकॉज अभी तक जो वो काफ़ी पावर्स को एंजॉय करते थे, एक तरीके से ऑटोनॉमस थे, अब उनकी ऑटोनॉमस और इंडिपेंडेंस सारी ले ली गई और वो सिर्फ डिपेंड हो गए हैं ब्रिटिश पे। तो इस तरीके से लॉस ऑफ पावर के अगेंस्ट में काफ़ी ज़्यादा अनरेस्ट था, और बेसिकली उन लोगों के लिए भी फियर था जिस तरीके से उनकी सिचुएशन सिमिलर थी इन कंपैरिजन टू दी उन रूलर्स के लिए जो ऑलरेडी एक तरीके से कैप्चर पावर कर ली गई है उन पे और ब्रिटिश ने अपना होल्ड बना लिया है। तो इन अदर्स दैट अ सिमिलर फेट अवेटेड देम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ एंड व्हाई ब्रिटिश गवर्नमेंट डिस्ट्रॉय द नोबल एंड जमींदार्स अ क्लास ऑफ द लॉयल पीपल्स? किस तरीके से जो ब्रिटिश थे उन्होंने फॉलो किया था एक पॉलिसी ऑफ डिस्ट्रॉइंग द पावर ऑफ नोबल्स एंड जमींदार्स इन द टेरिटरीज जहां पे वो लोग एनेक्स करते थे। हाउ? इट इज बिकॉज उनको उनकी लैंड से डिप्राइव कर दिया जाता था। साथ ही साथ अंडर द न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो कि इंट्रोड्यूस किया था, वहां पे जो ओल्ड लैंड ओनिंग फैमिलीज थी उनको भी डिस्प्लेस कर दिया गया था। जैसे जैसे एनेक्सेशन होता जाता था वैसे वैसे जो एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी जो थी जहाँ पे वो एडमिनिस्टर होते थे अकॉर्डिंग टू दी अर्लियर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, उसको अबॉलिश कर दिया जाता था। थ्रोइंग आउट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑल दोज पर्सनस जो कि पार्ट थे ओल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के। ओके, अब यहीं पे अगर हम बात देखें तो ये आप यूज़ कर सकते हो अपने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में। ये पॉइंट की जो एम्प्लॉयमेंट था, जो पर्सनस थे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व थे, अब जो नया एडमिनिस्ट्रेशन होगा तो वो सारे के सारे क्या हो जाएगा, एक तरीके से अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। नेक्स्ट, रिनंसिएशन ऑफ द पीजेंट्स एंड आर्टिशंस की बात करें, बिकॉज ये जो न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रैक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, ड्यू टू विच जो पीजेंट्स थे उनको काफ़ी नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ था और सफ़र करना पड़ा था। जो ज़मींदार थे डिड नॉट लीड टू एनी इम्प्रूवमेंट जिस तरीके से ब्रिटिश ने सोचा था कि जो लैंड रेवेन्यू है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन द लॉट ऑफ द पीजेंट्स। साथ ही साथ जो जमींदार थे कंडीशंस को इम्प्रूव करने के बजाय वो क्या करते थे, एक्सट्रैक्ट करते थे मैक्सिमम पॉसिबल रेवेन्यू ताकि उनका अपना भी प्रॉफिट हो पाए। अब इन सब चीज़ों में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा सफ़र कौन हुआ है, दैट इज़ द पीजेंट्स, बिकॉज अगर वो लैंड रेवेन्यू टाइम पे नहीं कर पा रहे थे पे तो उनको डिस्पोजेस कर दिया जा रहा था उनकी लैंड से, और अगर वो किसी और थ्रू कर रहे थे सच एस मनी लेंडर या वो, तो वो एक डेप्ट साइकिल में और वीसीएस साइकिल ऑफ पॉवर्टी में आ जा रहे थे। नेक्स्ट, आर्टिशंस जो थे सफर ड्यू टू दी फैक्ट्री मेड गुड्स, ऑलरेडी डिस्कस कि जिस तरीके से जो लोकल रूलर्स थे उनका एनेक्सेशन होता जा रहा था और वही रूलर्स जो थे वो उनकी मार्केट प्रोवाइड करवाते थे। अब वो जब रूलर्स ही नहीं रहेंगे तो देर इज़ नो डिमांड और डिमांड को फुलफिल करने के लिए कोई सप्लाई नहीं, तो इसलिए जो आर्टिशंस थे उनको भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा था। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रीजन था बेसिकली रिवॉल्ट ऑफ 1857 का, वो है फियर ऑफ लॉस ऑफ रिलीजन एंड दी कास्ट, कन्वर्जन्स टू क्रिश्चियनिटी। अगर हम देखें तो उस टाइम पे जो यूरोपियन मिशनरीज थे बेसिकली उन्होंने ओपनली एक तरीके से क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया था हिंदुज़म को, इस्लाम को, कि यहाँ पे जो कस्टम्स हैं यहाँ पे और जो रिचुअल्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, वेरियस सोशल इवल्स हमारे ये रिलीजन्स में है और इनका जो रिलीजन है दैट इज़ द सुप्रीम, दैट इज़ वाई ये फोर्स करते थे पीपल को ये कन्वर्ट हो क्रिश्चियनिटी में। सोशल रिफॉर्म्स मेजर्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स एडेड टू दिस फियर्स। अर्लियर जब हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, जब ब्रिटिशर्स ने एंटर किया था तो उनका एक ही ऑब्जेक्टिव था कि ट्रेड करना। स्लोली एंड ग्रेजुअली
अगर हम देखें तो ये जो जिस तरीके से उनके हाथ में पॉलिटिकल पावर आती गई, तभी भी उन्होंने सोशल फैब्रिक को डिस्टर्ब नहीं किया था, लेकिन उसके बाद वो सोशल अरीना में भी आ गए थे, इंटरफेरेंस उनका विटनेस हो गया था विद द हेल्प ऑफ द वेरियस रिफॉर्म्स सच एज सती को उन्होंने एबॉलिश कर दिया था, ऑल्दो इट्स अ गुड फॉर द सोसाइटी, लेकिन वहाँ पे जो कुछ ऑर्थोडॉक्स सेक्शंस थे उनके लिए ये तरीके से एक इंटरफेरेंस करना था उनके इंटरनल सोशल लाइफ में। नेक्स्ट, British often ignored caste rules, for example in the army, in prisons and in the railway coaches. तो जो कास्ट रूल थे उस टाइम पे कास्ट के बेसिस पे इंडियन सोसाइटी काफ़ी डिवाइडेड थी, ओके और काफ़ी स्टीरियोटाइप्स थे, लेकिन जो आर्मी में अगर हम देखें प्रिजन्स में और रेलवे कोचेस में तो वो आपका जो कास्ट रूल्स है वो मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पे भी इसको एज अ कॉज देखा गया था। जो न्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बेसिकली स्टार्ट हुए थे, किसने किए थे? बाय द क्रिश्चियन मिशनरीज ने। वो भी सस्पिशन था कि एक तरीके से एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कन्वर्ट करेंगे वो क्रिश्चियनिटी में, तो वो भी अपना फियर ऑफ रिलीजन इसमें आ जाएगा। इन दिस वे इट लेड टू द रिवॉल्ट्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन द नेम ऑफ द रिलीजन, ओके। और जो मौलवीज थे बेसिकली होली वॉर और जो उन्होंने जिहाद कंसिडर किया था अगेंस्ट द ब्रिटिश कि हमें अपने रिलीजन को बचाना है, तो यही फियर ऑफ लॉस जो था अल्टीमेटली प्रूव टू बी द इमीडिएट कॉज ऑफ द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्ट। तो इतने ज़्यादा पॉइंट्स हमको मिल गए कि काफ़ी ज़्यादा हम प्रॉपर तरीके से आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें ग्रीवेंस ऑफ द इंडियन सोल्जर्स, बिकॉज यहाँ पे सिपाही म्यूटनीज ने स्टार्ट किया था ये मूवमेंट, तो देख लेते हैं कि ऐसा क्या हुआ था, कितनी एक्सट्रीम सिचुएशंस थी जिसके अंडर में सिपाहीज ने ये मूवमेंट को लीड किया था, स्टार्ट किया था। इन्फ्लुएंस इंडियन सोल्जर्स बेसिकली हु फॉर्म द 7/8 ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्रूप्स इन इंडिया, बिकॉज जब हमने आर्मी पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था मेजॉरिटी ऑफ जो एक सोल्जर्स हैं वो इंडियन सोल्जर्स हैं। नेक्स्ट, उनको काफ़ी इनजस्टिस देखने की मिलती थी ड्यू टू विच उनकी जो सफरिंग्स थी बेसिकली, और बेसिकली जो उनकी फैमिलीज़ को सफरिंग जो हो रही थी वो भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक तरीके से उनके ऊपर इनजस्टिस ही था। यूरोपनाइजेशन ऑफ सर्विसेज की ऑल दो उनको गवर्नमेंट जॉब में एंट्री मिली थी लेकिन बहुत ही लोअर लेवल पे, और कोई भी प्रमोशन का और जो सैलरी थी वो कहीं से भी मैच नहीं थी ब्रिटिश के कंपैरिजन में, और जो यूरोपियंस जो थे उनको जो मिलती थी। ग्रेट डिस्पैरिटी थी बिटवीन द सैलरीज ऑफ द इंडियंस एंड द यूरोपियन सोल्जर्स। इंडियन सोल्जर्स जो थे बेसिकली ट्रीटेड बाय देयर यूरोपियन काउंटर पार्ट विद द कंटेम्प्ट, और बहुत ही एक तरीके से उनको ऐसे देखते थे कि कोई भी रिस्पेक्ट नहीं थी, उनसे बहुत ही मीगर काम करवाते थे जो कि समटाइम्स उनकी प्रेस्टीज के अगेंस्ट में होता था, जस्ट बिकॉज कि जो इंडियंस है वो कैपेबल नहीं है। इस तरीके से उनका जो स्टीरियोटाइप बने हुए थे ब्रिटिशर्स के। नेक्स्ट, अबॉलिशन ऑफ बटा। अब ये क्या है? बेसिकली एक तरीके से ये एक्स्ट्रा अलाउंसेस है, और ये तब किया जाता था जब सोल्जर्स को वॉर पे भेजा जाता था। जब वॉर ओवर हो जाती थी और जो टेरिटरी एनेक्स हो जाती थी, इन अलाउंसेस को विड्रॉ कर दिया जाता था, ओके। तो यहाँ पे एबोलिशन ऑफ भत्ता की बात कर रही थी, तो सोल्जर्स एक तरीके से सैलरी उनकी वैसे ही कम है, और ये जब भत्ता भी आप कम कर दोगे तो ऑब्वियसली सैलरी काफ़ी कम हो जाएगी। अटैक ऑन द रिलीजियस सेंटिमेंट्स में कि अगर वो सी को क्रॉस कर लेंगे, ये था कि समुद्र को क्रॉस कर लेंगे तो उनकी जो कास्ट है बेसिकली वो एक तरीके से लॉस कर देंगे। सो उनको जब भारे भेजा जाता था फाइट के लिए इंडिया क्रॉस द सीज, जो एक तरीके की रिपेग्नेंट थी टू द रिलीजियस बिलीव्स ऑफ द हिंदूज की जैसे ही वो क्रॉस करेंगे सीज को और समंदर को, उनकी कास्ट एक तरीके से अबेंडन हो जाएगी, छूट जाएगी। नेक्स्ट बात करें, न्यू टाइप ऑफ राइफल को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब इसके जो कार्टेजेस थे बेसिकली उसके लिए सिंपली ये कहा जाता था कि ये स्मेयर्ड है विद द कॉज एंड पिक फैट से बने हुए हैं एज अ ग्रीस, और ये जो पेपर है बेसिकली इसको आपको मुंह से काटना पड़ता था तभी आप लोड कर सकते हो राइफल में उसको, ओके। अब ये जो ग्रीस कार्टेजेस को अगर आप यूज़ कर रहे हो तो बेसिकली यहाँ पे जो काउज एंड पिग के फैट से जो बना हुआ है इसने काफ़ी ऑफेंड किया था रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ बोथ हिंदू एंड मुस्लिम सोल्जर्स को, और ये एक तरीके से इमीडिएट कॉज हुआ था रिवॉल्ट का, बिकॉज जब सोल्जर से कहा गया था कि आप लोड करिए राइफल तो उन्होंने मना कर दिया था। सो द म्यूटनी ऑफ द सोल्जर्स एट द मेरठ ऑन द 9 मई 1857, जहाँ पे 85 इंडियन सोल्जर्स थे उनको कन्विक्ट किया गया था, सेंटेंस टू लॉन्ग पीरियड्स ऑफ इम्प्रिजमेंट। रीज़न क्या था उसका? बिकॉज उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था एक्सेप्ट दी ग्रीस कार्टेजेस। उनको लग रहा था अगर ये कार्टेजेस वो यूज़ करेंगे और माउथ से बाइट करेंगे तो उनका जो रिलीजन है वो खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इन बैरकपुर 2 months अर्लियर जो मंगल पांडे थे had rebelled against the introductions of these new cartridges और उनको भी एग्जीक्यूट कर दिया गया था। तो स्टार्टिंग यहाँ से हो जाती है। मेन सेंटर्स ऑफ रिवॉल्ट की बात कर लेते हैं। दीज आर द इंपॉर्टेंट जो भी कॉसेस थे।
जितने भी थे सिंपल पॉसिबल लैंग्वेज में देख लिया हमने। मेन सेंटर्स ऑफ रिवॉल्ट्स देख लेते हैं कौन कौन सा था। दिल्ली, बिकॉज वहाँ पे जो ओल्ड बहादुर शाह थे उनको ही एम्परर कंसिडर कर दिया था, और दिल्ली जो था एक तरीके से एपी सेंटर था। ओके, वहाँ से उस टाइम पे रिवॉल्ट जो था अलग अलग डायरेक्शंस में फैल रहा था। बाय द रेबल फोर्सेस एंड द प्रोक्लेमेशंस ऑफ बहादुर शाह एज द एम्परर, इवन इन द रीजन्स वेयर देयर वाज नो लार्ज स्केल अपराइजिंग, वहाँ पे भी अनरेस्ट हो गया था, और सिंपली अब ब्रिटिश को काफ़ी ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो गया था, बिकॉज अर्लियर जो रिवॉल्ट्स थे वो लोकलाइज थे, इसलिए वो ईजिली सप्रेस कर लेते थे, लेकिन इस टाइम पे थिंग्स आर पे डिफरेंट। देर आर अपराइजिंग्स थे आसाम में भी, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, सिंध, राजस्थान, महाराष्ट्र, हैदराबाद, पंजाब एंड बंगाल। सो आई ऑलवेज प्रिफर कि अगर हम उसको एक छोटा सा मैप बना के उसको रिप्रेजेंट करें, सो इट विल बी मोर इफेक्टिव। तो इफ पॉसिबल अगर कोई आंसर राइटिंग आती है जहाँ पे आपको मेन सेंटर्स ऑफ रिवॉल्ट के दिखाने, तो आप छोटा सा मैप बना के एक तरीके से वहाँ पे आप अगर इन एरियाज को आप हाईलाइट करेंगे, सो इट विल बी मोर बेनिफिशियल। और उसी के बाद उसमें कोई जो इंपॉर्टेंट रूलर्स थे, ओके, तो वो भी सारी जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो भी ऐड कर देंगे, तो इट योर आंसर लुक्स मोर रिप्रेजेंटेटिव। एट सम ऑफ दिस प्लेसेस जो राइजिंग्स थी वो लोकलाइज थी। दूसरी जगह हम देखें कन्फाइन टू दी आर्मी बैराक्स, और वहाँ पे इजीली सप्रेस हो जाती थी। एट सम प्लेसेस जो ब्रिटिश थे उनको डिसआर्म करना पड़ता था इंडियन सोल्जर्स को एज अ प्रिकॉशंस, ताकि ये जो इंडियन सोल्जर्स हैं इनके पास जो गन्स हैं वो हम पे ही अटैक ना कर दें, हम मीन्स ब्रिटिश पे ही अटैक ना कर दें। ओके, द एरियाज वेयर द अपराइजिंग वाज मोस्ट वाइड स्प्रेड, वो कौन कौन से एरियाज थे? वो दिल्ली था, अवध था, रोहिलखंड रीजन था, बुंदेलखंड एंड द एरियाज अराउंड द इलाहाबाद, आगरा, मेरठ एंड द वेस्टर्न बिहार। ये जो रीजन थे ये सबसे ज़्यादा अफेक्टेड रीजन थे। यहाँ पे लार्ज सिविलियन पॉपुलेशन जो थी उसने पार्टिसिपेट किया था रिवॉल्ट में, और एक तरीके से वेरियस इंपॉर्टेंट फेरोशियस बैटल्स को भी यहाँ पे फॉट किया था। बिहार में देखते हैं तो बिहार में जो कुंवर सिंह थे उनके अंडर में फोर्सेस को वो लेड कर रहे थे, और उन्होंने कुछ पार्ट्स ऑफ बिहार बेसिकली उसको भी फ्री करवा दिया था। ओके, और साथ ही साथ वो जो लखनऊ में रेबल्स चल रहे थे उनकी हेल्प के लिए और कानपुर की हेल्प के लिए भी वो गए थे। दिल्ली में वक्त खान इंपॉर्टेंट लीडर थे। कानपुर में नाना साहिब बेसिकली उनको प्रोक्लेम करवा दिया गया था एज अ पेशवा बाय द रेबल्स, विद अजीमुल्ला उनके चीफ एडवाइजर हैं। नाना साहब के जो ट्रूप थे बेसिकली लेड बाय द ब्रेव एंड एबल लीडर जो कि थे उनके तांतिया तोपे। झांसी की बात करें वहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई, ओके, इन नेक्स्ट पॉइंट जो ईस्टर्न पार्ट में बात करें ऑफ उत्तर प्रदेश, जो रेबल्स थे दैट वाज जॉइंड बाय द सिख रेजिमेंट लुधियाना एंड द गोरखपुर, आजमगढ़, उनको भी इवैक्यूएट किया गया था बाय द ब्रिटिश ट्रूप्स। अर्ली इन द जुलाई अगर हम ब्रिटिश कादर को देखें जो कि यंग सन थे वाजिद अली, बेसिकली जिनका जो एम्पायर था उसको एनेक्स कर लिया गया था, उनको थ्रोन पे बैठाया गया था अंडर द रीजेंसी ऑफ उनकी जो मदर थी दैट इज द हजरत महल। मौलवी अहमदुल्ला उन्होंने कैप्चर किया था लखनऊ रेसिडेंसी को। इन बरेली में खान बहादुर खान प्रोमिनेंट लीडर थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं एरिया वाइज अगर हम देखें जहाँ पे उन्होंने रिवॉल्ट को लीड किया था। फाइनली हमने देख लिया उसका राइज देख लिया रिवॉल्ट का। ओके, स्टार्टिंग देख ली, एक ग्राफ से बनाया आपने, स्टार्टिंग देख ली कि कौन कौन से फैक्टर्स थे। अब यहाँ पे ये पॉइंट आ गया है, अब हम देखते हैं सप्रेशन ऑफ द रिवॉल्ट। तो यहाँ पे सप्रेशन ऑफ द रिवॉल्ट SOR की बात करते हैं। क्या 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 फैक्टर्स थे कि ये जो रिवॉल्ट था उसको सप्रेस किए गए थे। ब्रिटिश मेड एफर्ट्स टू राउज द हिंदू एंड मुस्लिम। क्या करेंगे? यूनिटी तो नहीं करेंगे, यस डेफिनेटली वो डिवाइड करना चाहेंगे ताकि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम अलग अलग हो जाएं और उनको रिवॉल्ट को सप्रेस करने में हेल्प मिले। एग्जाम्पल, उन्होंने 50,000 रुपीज़ को सेंक्शन किया था कि वो बरेली में स्पेंड करेंगे बेसिकली इन एन अटेम्प्ट टू राउज द हिंदूज देयर अगेंस्ट द रेबल्स बाय द खान बहादुर खान, बिकॉज वो मुस्लिम थे। ओके, लेकिन ये जो अटेम्प्ट थे फेल्ड हो गए थे। दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया था इन सितंबर 1857 में, और जो बहादुर शाह थे बेसिकली उनको प्रिजनर बना दिया गया था, और फाइनली उनको एग्जाइल करवा दिया गया था रंगून में जो कि है बर्मा में, और वहाँ पे वो उनकी डेथ होती है 1862। और इनके जो 3 सन थे बेसिकली उनको कैप्चर और शॉर्ट डेड कर दिया गया था एट अ खूनी दरवाज़ा एट दिल्ली। तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, इफ पॉसिबल प्लीज डू रिमेंबर दिस, और कहीं पे भी इसको लिख के रख लो जहाँ पे भी आपके ओल्ड नोट्स बने हों। इन सितंबर 1858 में देखें जो लखनऊ था बेसिकली फिर से ब्रिटिश ट्रूप्स ने उसको कैप्चर कर लिया था, और जो बेगम हजरत महल थी बेसिकली उन्होंने सरेंडर नहीं किया था बेसिकली, और वो escape कर गई थी नेपाल में। रानी लक्ष्मीबाई driven out of the Jhansi with the help of the Tantia Tope, she captured the Gwalior and was killed with fighting in the June 1858. कुंवर सिंह भी
फाइट करते करते उनकी भी डेथ हो गई थी इन द ईयर 1858 में आफ्टर सस्टेनिंग अ फैटल वुंड। काफ़ी इंजरी हो गई थी उनकी वॉर में इस तरीके से। नाना साहिब नेपाल में चले गए थे। तांतिया तोपे केप्ट द ब्रिटिश ट्रूप इंगेज फॉर द 2 years। जो रीजन था उनका सेंट्रल इंडिया एंड द राजपूताना, और बेसिकली ही वॉज बिट्रेड बाय अ फ्रेंड टू द ब्रिटिश, और उनको हैंग कर दिया गया था। कुछ ऐसे भी लोग थे जो इस टाइम पे भी ब्रिटिश के काफ़ी लॉयल थे। इट इज़ बिकॉज जो ब्रिटिश थे उनको हमेशा से ही लालच देते थे कि अगर आप हमारा साथ देंगे तो हम आपको ये देंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसलिए भी ये जो चीज़ें हो रही थी। The revolt was crushed finally by the end of the 1858, तो it took the British काफ़ी इंपॉर्टेंट ईयर्स लगे थे कि वो रीस्टोर करना पीस, और जो पुराना जो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो इस्टेब्लिश किया था उसको फिर से कॉन्टिन्यूसली रन करें। रिपरकशंस क्या हुए? काफ़ी ज़्यादा सप्रेशन देखने को मिलता है, मास किलिंग होती है और सिस्टमेटिक एक्ट्स ऑफ ब्रुटैलिटी ऑन अ लार्ज स्केल देखने को मिलता है। सिंपली इट लीड टू द इनह्यूमन एट्रोसिटीज ऑन द रिबेलियंस लीडर्स और सोल्जर्स थे एंड द कॉमन सिविलियन पॉपुलेशन। तो अगेन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सप्रेशंस, बिकॉज ये जो ब्रिटिश जो था उसके लिए काफ़ी एक बड़ा चैलेंज था। उसको ऐसा लग रहा था एक टाइम पे कि अगर ये रिवॉल्ट को सप्रेस नहीं किया गया तो हमारी जो पोजीशन है ओके वो अंडरमाइन हो जाएगी और हम रूल को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सप्रेशन को यूज़ किया गया हर एक पर्सन को सप्रेस करने के लिए। ओके नेक्स्ट, during revolt, Indian soldiers has also committed at the places acts of inhumanity against the unarmed British populations and prisoners of war। तो यहाँ पे दोनों ही साइड से inhumanity के acts देखे जाते हैं। अब ये कितना ट्रू है कितना नहीं ये डिबेटेबल है, ओके, बिकॉज उस टाइम की जो हिस्ट्री में इसको पोर्ट्रे किया गया था बाय द यूरोपियंस हिस्टोरियंस। ओके, सो इंडियंस के सोल्जर्स को एक तरीके से काफ़ी ब्रुटैलिटी के साथ बारबेरियन एक्ट के साथ उसको पोर्ट्रे किया गया था। सो अगेन हाँ, कुछ इनह्यूमैनिटी हुई थी अगेंस्ट जो अनहार्म ब्रिटिश पॉपुलेशंस थे, लेकिन उनकी इंटेंसिटी अगर इंडियंस के साथ कंपेयर किया जाए सो इट वॉज अनकम्पेरेबल। इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट इन अवध अलोन 1,50,000 पीपल्स को किल्ड किया गया था। जस्ट इमेजिन 1,50,000 उनके सामने अगर हम किसी कंपैरिजन करें कि 10-50 जो ब्रिटिशर्स थे, ऑल दो ईच एंड डेथ को कोई भी जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ हम मैं कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ, तो प्लीज़ टेक इनटू कंसिडरेशन दैट पॉइंट। कैरेक्टर ऑफ द रिवॉल्ट की बात करें, ग्लोरियस चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन पीपल्स। इट इज़ बिकॉज इस टाइम पे रिवॉल्ट में इससे पहले जो थी डिसयूनिटी थी, और यही डिसयूनिटी थी जिसने हेल्प किया ब्रिटिश को अपने रूल को इस्टेब्लिश करने में इन इंडिया में। इस रिवॉल्ट में हमको लार्ज स्केल यूनिटी देखने को मिलती है। साथ ही साथ जो सोल्जर्स और जो लीडर्स हैं बेसिकली उन्होंने काफ़ी हीरोइज्म तरीके का और ब्रेवरी एक्ट किया है, और एक तरीके से वो लेजेंडरी फिगर्स बनते हैं, और लेटर ऑन इट बिकेम द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशंस एंड पेट्रियोटिज्म्स जो कि सक्सीडिंग जनरेशंस दी इंडियन पीपल्स इन देयर फाइट फॉर द फ्रीडम। बिकॉज कि जो ब्रिटिश है उसको हराया जा सकता है अगर कुछ जो लूप होल्स रह गए थे रिवॉल्ट ऑफ 1857 के अगर हम वीड आउट कर दें या फिर रूट आउट कर लें। नेक्स्ट, इस रिवॉल्ट में कुछ इंटरनल वीकनेस भी देखने को मिली। इट रिप्रेजेंटेड द ट्रेडिशनल इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम्स, जो कि उसके जो आइडियाज़ थे काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड थे, ड्यू टू विच वो कम्पीट नहीं कर पाए अगेंस्ट द ब्रिटिश। साथ ही साथ लैक ऑफ फार साइटेडनेस, विजन लीडर्स वांटेड टू रिप्लेसिंग द ब्रिटिश रूल विद द ओल्ड ऑर्डर। तो कोई भी फार साइटेड विजन नहीं था कि अगर एक बार हम जो ब्रिटिश है उनको हरा देंगे तो उसके बाद कौन सा ऑर्डर को इस्टेब्लिश करेंगे। ओके, वो सिंपली रीस्टोर करना चाहते थे ओल्ड ऑर्डर को। इसीलिए जो लीडर्स थे काफ़ी फेल्ड हो गए थे टू डेवलप एन इंडिपेंडेंट लीडरशिप्स एंड ऑल्सो इंडिपेंडेंट सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एम्स ऑफ देयर ओन। सो ये हमारी कुछ इंटरनल वीकनेसेस थी। सपोर्ट ऑफ द रिवॉल्ट बात कर लेते हैं। इन यूरोप में अगर कोई मूवमेंट होता है डेमोक्रेसी का, नेशनलिज्म का एंड सोशल इक्वालिटी, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन कर रहा था। इन ब्रिटेन में जो कॉमन पीपल्स थे, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हो गए, बेसिकली वहाँ पे एक न्यू क्लास के तरह से वो एमर्ज हो रहे थे। वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज थे और डिमांड कर रहे थे इक्वल पॉलिटिकल राइट्स फॉर ऑल सिटीजन्स, और साथ ही साथ अबॉलिशन ऑफ इनइक्वालिटीज़ जो कि उनके सोसाइटीज़ में एग्जिस्ट थी। जो इनके जो मूवमेंट्स के जो लीडर्स थे वो सपोर्ट कर रहे थे एम्स ऑफ द रिवॉल्ट इन इंडिया। तो यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो मूवमेंट्स आउटसाइड चल रहे थे उनके जो लीडर्स थे और जो आउटसाइड यूरोपियन रिवॉल्ट चल रहे थे, ओके, तो वो उनके जो लीडर्स थे वो सपोर्ट कर रहे थे इस रिवॉल्ट का इन इंडिया में, इन दैट इज 1857 रिवॉल्ट्स को, बिकॉज उनको लग रहा था कि जो पॉलिटिकल है और जहाँ पे भी इनजस्टिस है वहाँ पे जस्टिस आना चाहिए, और ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है और जो इस तरीके की जो
रिप्रेसिव गवर्नमेंट्स हैं वो कर रही हैं, तो ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए, ड्यू टू विच वो सपोर्ट कर रहे थे इंडिया के रिवॉल्ट को और कंडेम कर रहे थे वो एट्रोसिटीज़ जो कि कमिट कर रहे थे बाय ब्रिटिश ट्रूप्स ऑन द इंडियन पीपल्स। तो यहाँ पे आउटसाइड सपोर्ट देखने को मिलता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक न्यू पॉइंट है, ठीक है, कि जहाँ पे भी जितने भी बाहर के रिवॉल्ट हो रहे थे उनके लीडर्स इस रिवॉल्ट को सपोर्ट कर रहे थे। दे वर अंडर द इम्प्रेशन दैट जो ब्रिटिश डोमिनेशन ऑफ इंडिया है benefited only the small upper sections of the British society against whom the common people of Britain were themselves struggling. That was the origin. Indian people की बात करें, that was heroically battling against the British were not yet aware of these development in the world. लेकिन उनको ये नहीं पता था, अगर पता होता तो और moral support मिल जाता। No coordinations among the forces fighting in the different regions की हाँ इस टाइम पे लोकलाइज तो रिवॉल्ट नहीं था, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंट जो एक तरीके से पावर्स फाइट कर रही प्रिंसिपैलिटीज़ में, यहाँ इनके बीच में कोऑर्डिनेशन भी नहीं था, ड्यू टू विच लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन जो था इनको ईजिली सप्रेस कर पाए ब्रिटिशर्स। मोस्ट ऑफ द इंडियन प्रिंसेस एंड चीफ्स रिमेन लॉयल टू द ब्रिटिश, बिकॉज इस टाइम पे अगर हम देखें काफ़ी प्रिंसिपैलिटीज फॉट तो कर रहे थे ब्रिटिश को, लेकिन उनका अपना इंडिविजुअल गेन के लिए कर रहे थे। लेट्स एग्जाम्पल झांसी बाई की अगर हम बात करें, रानी लक्ष्मीबाई की बात करें, तो वो कॉन्टिन्यूसली ब्रिटिश से जो थी एक तरीके से नेगोशिएट कर रही थी कि अगर आप हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको मान लेते हैं तो हम रिवॉल्ट को कंटिन्यू नहीं करेंगे, इस तरीके से। So some rulers participated in the revolts to negotiate with the British for the restorations of their right. Example है रानी लक्ष्मीबाई का। साथ ही साथ areas outside the British control not governed with the efficient administrations. Okay, तो जो outside British control में जो थे वहाँ पे areas that was not governed with the efficient administrations, वहाँ पे भी revolt देखने को मिलता है। तो इस तरीके से revolt of 1857 marked the end of an era in the Indian history। और जो इंडियन पॉलिटिकल ऑर्डर जो था, जो कि था 18th सेंचुरी में, उसको फाइनली डिस्ट्रॉयड किया गया। जो इंडियन स्टेट्स थी दैट हैड नॉट बीन एनेक्स जो था उसको अलाउ किया गया था एग्जिस्ट, बट दे लॉस्ट देयर इंडिपेंडेंट एंटिटी, कि अब और एनेक्सेशन और एक्सपेंशन नहीं किया जाएगा इस रिवॉल्ट के बाद, लेकिन हाँ उनकी जो इंडिपेंडेंट जो थी एक तरीके से वो अपने अफेयर्स को मैनेज करने में अब वो भी इंडिपेंडेंस नहीं रह पाएंगे। ईच एंड एवरीथिंग कम्स अंडर द क्राउन, ये चीज़ हो रही थी। सो दे फॉर्म्ड अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर फॉर द ऑल प्रैक्टिकल पर्पस, एक तरीके से उनकी पावर को कम किया गया था इसके थ्रू। नेक्स्ट फाइनली कंपनी रूल को अबॉलिश किया गया था और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने अपना रूल को बिगिन किया था देयर एम्पायर इन द इंडिया डायरेक्टली इन द ईयर 1815, जो क्वींस का प्रोक्लेमेशन होता है। Many changes took place in the British attitudes and policies in India in the upcoming years, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो ये चैप्टर है हमेशा से ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है, लेकिन विद रेफरेंस टू दी आंसर राइटिंग और यहाँ पे जो कंटेंट मिला है, कुछ पॉइंट्स ऐसे मिले हैं जो डायरेक्टली आप इसको ऐड ऑन कर सकते हो अपने नोट्स में। ओके, सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ गुड डे एंड स्टे सेफ।